जरा सोचिए, एक देश जो कभी अपनी ही आबादी का पेट भरने के लिए जूझ रहा था, वो आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है ना कमाल की बात। तो चलिए आज भारत की इसी 75 साल की अविश्वसनीय यात्रा को, इस सफर को समझते हैं। तो देखिए 1950 में तस्वीर क्या थी। भारत एक बिल्कुल नया नवेला गणतंत्र, विभाजन के जख्म ताज़ा थे, खाने की कमी थी और इकोनॉमी वो पूरी तरह से सरकार के कंट्रोल में थी। और आज हम बात कर रहे हैं दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति की। डिजिटल पेमेंट में हम दुनिया को राह दिखा रहे हैं, G20 जैसे बड़े मंचों की मेज़बानी कर रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि ज़मीन से आसमान तक का ये सफ़र आखिर तय कैसे हुआ। तो कहानी शुरू होती है बिल्कुल शुरुआत से, आज़ादी के उन शुरुआती दिनों से। 1950 और 60 का वो दशक जब एक नए राष्ट्र की नींव रखी जा रही थी। उस वक्त की जो सबसे बड़ी आर्थिक सोच थी वो थी आयात प्रतिस्थापन। अब इसका मतलब क्या है? मतलब सीधा सा था कि बाहर से सामान मंगाने के बजाय हम अपना सामान खुद बनाएंगे। लक्ष्य था भारत को आत्मनिर्भर बनाना, खासकर स्टील और बिजली जैसे बेहद जरूरी उद्योगों में। और इसी दौर में कई ऐसी ऐतिहासिक नींव रखी गई जिन्होंने देश की दिशा ही बदल दी। आप देखिए 1950 में हमारा संविधान बना जिसने लोकतंत्र की बुनियाद डाली। फिर 1962 में इनकोस्पार का गठन हुआ जिसने भारत के स्पेस स्ट्रीम्स को पंख दिए। और हाँ, 1965 की हरित क्रांति जिसने देश को अकाल के डर से निकालकर खाद्य सुरक्षा की ओर मोड़ दिया। इस नए राष्ट्र को बनाने वाले भी कई थे। एक तरफ भेल और इंडियन ऑयल जैसे बड़े बड़े सरकारी उद्योग थे, तो दूसरी तरफ होमी भाभा और विक्रम साराभाई जैसे दूरदर्शी वैज्ञानिक। और इनके साथ साथ टाटा, बिड़ला जैसे प्राइवेट सेक्टर के दिग्गज और लैक्मे जैसे पहले पहले देसी ब्रांड्स भी देश की एक नई तस्वीर गढ़ रहे थे। चलिए अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं 70 और 80 के दशक में। ये एक ऐसा दौर था जब भारत एक बहुत अहम चौराहे पे खड़ा था। सवाल बड़ा था कि देश राजनीतिक उथल-पुथल में फंसेगा या कोई नया रास्ता खोजेगा। 70 का दशक तो मानो एक रोलर कोस्टर राइड जैसा था। एक तरफ 1971 के युद्ध में जबरदस्त जीत और 1974 के परमाणु परीक्षण से पूरे देश में गर्व की लहर थी, तो वहीं दूसरी तरफ तेल के बढ़ते दामों का संकट और फिर इमरजेंसी। इन चीजों ने देश की नींव तक हिला दी। तो जहां 70 का दशक इतनी उथल-पुथल से भरा था, वहीं 80 का दशक वो ना बड़ी खामोशी से भविष्य की तैयारी कर रहा था। जैसे रेलवे आरक्षण का कंप्यूटराइजेशन। उस वक्त शायद ये बहुत छोटा कदम लगा हो, लेकिन असल में ये भारत की आने वाली आईटी क्रांति की तरफ पहला कदम था। एक ऐसी क्रांति जो दुनिया बदलने वाली थी। और फिर आया 1990 का दशक, वो दौर जिसने भारत की आर्थिक तकदीर को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये उदारीकरण यानी लिबरलाइजेशन का दौर था। लेकिन ये बदलाव क्यों हुआ? क्योंकि 1991 में भारत आर्थिक दिवालियापन की कगार पर खड़ा था। हालात इतने खराब थे कि हमारे पास बस कुछ ही हफ्तों का इंपोर्ट बिल चुकाने जितना विदेशी मुद्रा भंडार बचा था। सोचने वाली बात है, देश के लिए हालात इतने ज्यादा गंभीर थे। तो इस संकट से निकलने के लिए कुछ बहुत बड़े और साहसी कदम उठाए गए। सबसे पहले लाइसेंस राज को खत्म किया गया। ये वो सिस्टम था जिसने नए बिजनेसेस और नए आइडियाज को सरकारी कागजों में उलझा रखा था। फिर विदेशी कंपनियों के लिए दरवाजे खोले गए ताकि कंपटीशन बढ़े और हमारी अपनी कंपनियां बेहतर बने। और विकास के लिए जो सबसे जरूरी चीज है, पैसा, उसे लाने के लिए विदेशी निवेश का स्वागत किया गया। और इन सुधारों का असर, अरे वो तो तुरंत और जबरदस्त हुआ। 1991 से पहले जो हमारी आर्थिक विकास दर 4% के आसपास अटकी रहती थी, वो इन सुधारों के बाद सीधी 6 से 8% पर पहुंच गई। मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था ने सचमुच में उड़ान भर ली थी। अब 2000 के दशक की बात करते हैं। उस दौर की शुरुआत में मोबाइल फोन रखना एक बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। 2003 में पूरे देश में 5 करोड़ से भी कम लोगों के पास मोबाइल फोन थे। लेकिन ये तस्वीर बहुत बहुत तेजी से बदलने वाली थी। सिर्फ 7 सालों में ये आंकड़ा 10 गुना बढ़कर 50 करोड़ के पार चला गया। जरा सोचिए, ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजी का बदलाव नहीं था, ये एक सामाजिक क्रांति थी जिसने करोड़ों भारतीयों को पहली बार एक दूसरे से और पूरी दुनिया से जोड़ा। और इसी के साथ हम आ पहुंचे हैं आज के दौर में। वो दौर जहां डिजिटल बदलाव भारत के विकास की कहानी को एक बिल्कुल नया आकार दे रहा है। पिछले एक दशक को देखें तो कई बड़े सुधार हुए हैं। जैसे डिजिटल इंडिया ने इंटरनेट को देश के कोने कोने तक पहुंचाया।
जीएसटी ने पूरे देश को एक मार्केट बनाकर व्यापार करना आसान कर दिया। और जैम ट्रिनिटी मतलब जनधन, आधार और मोबाइल, इस तिकड़ी ने तो कमाल ही कर दिया। सरकारी योजनाओं का पैसा सीधा लोगों के बैंक खातों में पहुंचाकर करोड़ों लोगों को एम्पावरमेंट दी। और इन्हीं सुधारों की नींव पर खड़ी हुई है हमारी आज की नई डिजिटल इकोनॉमी। देखिए ना, पेटीएम जैसे फिनटेक ने हमारे पेमेंट करने का तरीका ही बदल दिया। ज़ोमैटो जैसे ई-कॉमर्स ऐप्स ने खाने पीने का, और इन सब के पीछे जियो जैसे डिजिटल इंफ्रा ने इस पूरी क्रांति को वो ज़रूरी रफ्तार दी है। इस पूरी लंबी यात्रा का नतीजा एक ऐतिहासिक मील के पत्थर के रूप में 2022 में सामने आया। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। ये एक ऐसी उपलब्धि है जिसके बारे में कुछ दशक पहले शायद सोचा भी नहीं जा सकता था। तो 75 सालों का ये सफर, एक बंद कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था से एक ग्लोबल डिजिटल पावर हाउस बनने तक का, ये वाकई में हिम्मत और हर हाल में खुद को ढाल लेने की एक कमाल की कहानी है। तो अब सवाल ये है कि आगे क्या? क्लाइमेट चेंज से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक हमारे सामने नई चुनौतियां हैं। तो भारत दुनिया की किस अगली बड़ी समस्या का समाधान करेगा?